ठीक है, इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप एग्ज़ाम में 75 से 80% नंबर चाहते हैं, बिना भटके इस टॉपिक से जुड़ी सभी जानकारी एक ही जगह पर चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाए और याद हो जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम सेकेंड पार्ट में इस टॉपिक को पूरी तरीके से आपको याद कराएंगे, ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक को किताब पलट के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और थर्ड पार्ट इसके साथ साथ चलता रहेगा, जिसमें हम बीच बीच में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे, जो ग्रेजुएशन से लेकर बीए से लेकर एमए, यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूपी पीजीटी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं, अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में अगर आपने छोड़ा तो हो सकता है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर जाएं, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री के बारे में। तो आपने देखा होगा, एक जो आम धारणा है उसके बारे में जरा सा समझ लीजिए, कि आपने सड़कों पर लोगों को पागलों की तरह चलते हुए देखा होगा, या पागलों को इधर उधर भटकते हुए देखा होगा। कुछ ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, कपड़े फाड़ के घूम रहे हैं, या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो उनमें से मैक्सिमम जो पर्सन है वो इसी रोग से ग्रसित है, वो इसी मनोविकार से ग्रसित है, जिसे हम मनोविदलता कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। यहाँ पर जो स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड है या मनोविदलता वर्ड है, इसका यूज़ अभी बहुत बाद में किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो गैलन ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था। अब गैलन कौन थे? तो गैलन एक रोमन चिकित्सक थे, रोमन फिजिशियन थे, ना कि मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक। ये फिजिशियन थे, केवल चिकित्सक थे। इन्होंने ऐसे रोगियों के लिए डिमेंशिया वर्ड यूज किया था। कौन सा वर्ड यूज किया था? डिमेंशिया वर्ड यूज किया था। अब यहाँ पर थर्ड जो पार्ट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि हाँ डिमेंशिया वर्ड किसने दिया था, या गैलन का बहुत कम चांस है कि इससे क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कहाँ से बनेगा? वो बनेगा इसके बाद के टॉपिक से, या अक्सर एग्जाम में पूछा ही गया है। जब मैंने ग्रेजुएशन का पेपर दिया था, या जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड है उसको सबसे पहले किसने यूज किया था। तो मनोविदलता को सबसे पहले गैलन, जो कि रोमन चिकित्सक थे, उन्होंने डिमेंशिया वर्ड यूज किया। साथ साथ आप रिपीट करते जाएंगे। डिमेंशिया वर्ड किसने यूज किया? गैलन ने। ठीक है, गैलन कौन थे? एक रोमन चिकित्सक थे। उसके बाद 1899 में, कब? 1899 में एमिल क्रिपलिन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एमिल क्रिपलिन। आगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बहुत जगह आपको ये नाम सुनने को मिलेगा। एमिल क्रिपलिन ने डिमेंशिया की जगह पे डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड यूज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझ लीजिए एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड किसके द्वारा यूज किया गया। तो डिमेंशिया प्रिकॉक्स यूज किया गया था एमिल क्रिपलिन के द्वारा। किसके द्वारा? एमिल क्रिपलिन के द्वारा। कौन सा वर्ड? डिमेंशिया प्रिकॉक्स। ठीक है। बाद में फिर ब्यूलर ने, यहाँ पर अभी आगे हम देखेंगे, ब्यूलर ने फिर 1912 में डिमेंशिया प्रिकॉक्स की जगह पे स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड चेंज कर दिया, स्किज़ोफ्रेनिया नाम यूज किया। तो इसको भी आगे देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा। उसके पहले यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने डिमेंशिया प्रिकॉक्स का मतलब क्या बताया। तो एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो डिमेंशिया प्रिकॉक्स है वो एक कौन सा वर्ड है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। तो देखिए आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि इमिल किपलिन ने मनोविदलता के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था? तो वह है डिमेंशिया प्रिकॉक्स।
या ये पूछ सकते हैं कि डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड किसने यूज किया, तो एमिल किपलिन ने यूज किया। सन याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। सेकंड देखते हैं, डिमेंशिया जो पद है, अगर हम इसको दोनों को तोड़ के देखें तो डिमेंशिया का यूज होता है उत्तरोत्तर बौद्धिक ह्रास से, मतलब लगातार जो इंटेलेक्चुअल आपका एबिलिटी है वो डिक्रीज होने का, घटने का, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल डिटोरिएटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लगातार जो बौद्धिक ह्रास होता रहता है। फिर आता है प्रिकॉक्स वर्ड। प्रिकॉक्स का क्या मतलब होता है, आरंभिक शुरुआत, अर्ली रीसेट। तो किपलिंग ने बताया कि इस रोग में एक सामान्य मानसिक दुर्बलता का मुख्य लक्षण तो पाया ही जाता है, मतलब आदमी के अंदर मानसिक दुर्बलता है, यानी वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, वो कोई भी एक्टिविटी करने जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, ये सारी चीजें तो होंगी ही। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर विभ्रम देखने को मिलता है। विभ्रम क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, एक लाइन में बता देता हूँ विभ्रम को, कि एक हो गया कि आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं, ये हो गया भ्रम, लेकिन वहां पे ना सांप है और ना रस्सी है, फिर भी आपको सांप या रस्सी दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं विभ्रम। तो विभ्रम हो गया, व्यामोह, नकारात्मकता, फोकस होने, ध्यान संबंधी कठिनाइयां और सांवेगिक दुष्क्रिया, इमोशंस एकदम से खत्म हो जाना, इमोशनली समझ में नहीं आना कि कब हंसना है कब दुखी होना है, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। कहाँ पे दिखाई देती हैं ये, जब कोई रोगी, मतलब जब कोई व्यक्ति डिमेंशिया प्रिकॉक्स से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि तब इसे हम डिमेंशिया प्रिकॉक्स ही कहते थे, तो उसके अंदर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। फिर स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एक दो बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार पूछा गया है कि ब्यूलर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ब्यूलर कहाँ से बिलोंग करते थे, स्विट्जरलैंड। इन्होंने सर्वप्रथम 1912 में डिमेंशिया प्रिकॉक्स की जगह पे मनोविदलता, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड का यूज किया। किसने यूज किया, ध्यान देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि आपको चीजें यहाँ याद भी कराएंगे। तो सबसे पहले गैलेन ने डिमेंशिया वर्ड यूज किया, उसके बाद एमिल किपलिन ने 1899 में डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड यूज किया, फिर 1912 में स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड यूज किया गया ब्लूलर के द्वारा, जिसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था व्यक्तित्व विदलन या व्यक्तित्व में दरार पड़ जाना। अब ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी में दरार पड़ गया, कि आपके बीच में से चेहरे पे दरार पड़ रहा है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये आपके सोचने, पर्सनालिटी क्या होती है हमारे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, व्यक्तित्व क्या होता है, मनोदैहिक, मतलब हमारा शरीर हमारे मन का एक गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन होता है, तो उसमें दरार पड़ जाना, यानी हम अपने आप को फोकस ही ना कर पाए, अपने आप को हम संभाल ही ना पाए, वो चीजें हो जाना, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, दरार पड़ जाना ना कहकर, तो इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व में दरार पड़ जाना, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मनोविदलता का जो अर्थ है वो इस रूप में स्वीकार नहीं किया गया, और इसे व्यक्तित्व का विदलन या दरार पड़ जाना ना कहकर ये कहा गया कि इससे व्यक्ति का, जब किसी व्यक्ति में मनोविदलता के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसका वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाता है, वास्तविकता से संबंध विच्छेद होने लगता है। जैसे आप देखें, जो अभी विभ्रम की बात की गई, कि एक सांप है, मतलब रस्सी है, अब रस्सी है तो उसको सांप समझ ले तो भी कहा जाएगा कि हाँ गलती से समझ लिया, लेकिन ना रस्सी है ना सांप है, और फिर भी वहां पे दिखाई दे रहा है कि ये सांप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविकता से वो नाता ही टूट गया उसका। तो प्रेजेंट टाइम में मनोविदलता का अगर हम एकदम सिंपल वे में समझें अर्थ, तो क्या है कि वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाना। अब अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक लाइन में, कि मनोविदलता क्या है, तो आप क्या कह सकते हो, अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे कि मनोविदलता के अंदर अंतर्गत व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाता है,
तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक लाइन क्यों लिखना है, आगे अभी डेफिनीशन दी गई है, आप पूरा पूरा डेफिनीशन लिखिएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एक बार जल्दी से रिवाइज। गैलन ने बताया मनोविदलता के लिए डिमेंशिया वर्ड। उसके बाद एमिल केपरेन ने 1899 में इसके लिए डिमेंशिया प्रिकॉक्स वर्ड यूज किया, और डिमेंशिया को बताया इन्होंने उत्तरोत्तर बौद्धिक ह्रास, और पिकॉक्स के बारे में बताया आरंभिक शुरुआत। इसके बाद ब्यूलर ने 1912 में इसके लिए मनोविदलता वर्ड यूज किया और बताया कि इसका अर्थ है व्यक्तित्व में दरार, लेकिन बाद में इसे रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि हम इसे व्यक्तित्व में दरार न कहकर यह कह सकते हैं कि वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाना। ठीक है, क्योंकि ऐसे रोगी वास्तविकता से अपना संबंध हटा लेते हैं या वास्तविकता से उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप देखिए, जो सड़क पे आपको ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जो पागलों की तरह हो दिखते हैं या पागल ही होते हैं, वो क्या वास्तविकता से संबंध रखते हैं? वो तो कभी कहते हैं कि मुझे भगवान दिखाई दे रहा है, कभी अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं, तो उनका वास्तविकता से कोई संबंध होता ही नहीं है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो बार्लर और उनके सहयोगी ने बताया, यहाँ पे बार्लर होना चाहिए, बार्लो और उनके सहयोगी ने बताया कि मनोविदलता एक ऐसी विध्वंसक विकृति है। मैंने बताया था ना कि सबसे, अगर हम कहें एक्सट्रीम, तो वो यही है, ऐसी विध्वंसक विकृति है जिसमें चिंतन में व्यामोह, प्रत्यक्षीकरण में विभ्रम, वाणी संवेग एवं व्यवहार में बाधाएं प्रदर्शित होती हैं। यानी जो व्यक्ति का चिंतन है वो व्यामोह वाला हो जाता है, वो लोगों को शक की नज़र से देखता है कि अच्छा ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। प्रत्यक्षीकरण, चीज़ों को देखना, देखने में, जो अभी मैंने रस्सी और सांप वाला एग्जाम्पल दिया। वाणी, उनके बोलने में भी डिस्टॉर्शन आ जाता है, बोल नहीं पाते हैं, संवेग को सही से नहीं प्रकट कर पाते हैं, और व्यवहार में दिक्कत आ ही जाती है। तो ये सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं। अब इसको आपको याद करना होगा, तो कैसे याद करेंगे कि कुछ पॉइंट याद करेंगे। इतना तो आपको पता ही चल गया कि ये सबसे भयंकर बीमारी है, मतलब मनोरोग है। तो इसमें आप क्या याद कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा? चिंतन व्यायामों, प्रत्यक्षीकरण और वाणी संवेग, व्यवहार में बाधाएं। इतना पॉइंट। मनोविदलता क्या है? मनोविदलता एक ऐसी विध्वंसक विकृति है जिसमें चिंतन में व्यामोह, प्रत्यक्षीकरण में विभ्रम, वाणी संवेग एवं व्यवहार में बाधाएं प्रदर्शित होती हैं। जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, वो इंग्लिश में देख सकते हैं। Schizophrenia is a devastating psychotic disorder that may involve characteristics disturbance in thinking, perception, speech, emotion and behaviors. ठीक है, एक और डेफिनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल ही डेफिनेशन देखते हैं कार्सन के द्वारा। इनकी बुक भी चलती है यहाँ पर। तो अगर आप देखिए, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया की परिभाषा बताएं, मनोविदलता की परिभाषा बताएं। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविदलता की परिभाषा के बारे में बताएं। तो इस यहाँ पर हो गया आपका परिभाषा। और अगली परिभाषा देखें तो मनोविदलता को ऐसी मनोविक्षिप्त के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्तित्व की क्रियाओं में विघटन, वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, संवेगात्मक कुंठा एवं विभ्रम पाया जाता है, और विचार एवं व्यवहार में व्यवधान होते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो अपने आप से भी डेफिनेशन बना के लिख लोगे। अब देखो, दोनों के कॉन्सेप्ट देखो तो सेम है। दोनों में बताया गया कि क्या होता है, वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, व्यक्तित्व की क्रियाओं में विघटन, संवेगात्मक कुंठा, विभ्रम, सब मिलता जुलता है। तो कार्सन की डेफिनेशन ये ज़्यादा आसान है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें व्यक्तित्व की क्रियाओं में विघटन, वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, संवेगात्मक कुंठा एवं विभ्रम पाया जाता है, और विचार तथा व्यवहार में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जब दिक्कत आएगी तो आप अपने विचार और व्यवहार दोनों को प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। Schizophrenia as the psychosis is characterized by breakdown of integrated personality functioning, withdrawal from reality, emotional blunting, and
डिस्टॉर्शन एंड डिस्टरबेंस इन थॉट एंड बिहेवियर। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मनोविकलता है, मनोविकलता किसी एक विकार का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, एक समूह है। मनोविकारों का एक समूह है जिसमें व्यक्ति का चिंतन से लेकर प्रत्यक्षीकरण, उसका संवेगात्मक पहलू जो पक्ष है, इन सब में प्रॉब्लम आ जाती है। ये सारी चीजों में दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है। तो इसमें व्यक्ति का जो वास्तविकता से संपर्क है वो भी टूट जाता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपनी दमित चिंता के तीव्र तनाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न विभ्रमों या क्या कर सकते हैं, व्यामोहों का सहारा लेता है। मतलब अपने आप को शांत करने के लिए कई बार वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि लोग मुझे मारना चाहते हैं, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा या पागलों की तरह और उछल कूद करने लगेगा, दूसरों को हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करेगा, अनेक तरह की वो प्रतिक्रियाएं करने लगता है। ठीक है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम किसी को, किसी पर्सन के को हम इसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि एक चीज देख के नहीं कि हाँ, आपको लगे कि आपका दोस्त बहुत शक्की है, दूसरों को देख कर शक करता है, तो आप बोल दो कि अरे तुमको तो स्किज़ोफ्रेनिया है। या गलती से किसी ने सांप और रस्सी दोनों नहीं थी, या एक पेड़ पे कोई कुछ भी नहीं था, उसने देखा कि हाँ कोई बैठा है, आपने देखा कोई नहीं बैठा, तो उसको बोल दिया कि अरे तुमको तो स्किज़ोफ्रेनिया है। ऐसा नहीं होता है। इसका एक सेट क्राइटेरिया होता है। और DSM-5, ये जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो DSM-5 के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट। तो DSM-5 के अनुसार कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं, अगर ये मैच होते हैं तब हम किसी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है। यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया है, निम्नांकित में कोई दो या दो से अधिक लक्षण जो कि एक माह में प्राय रहते ही हैं। मतलब जो नीचे लक्षण दिए गए हैं वो लगातार पूरे महीने व्यक्ति को बने रहते हैं, कम से कम 2 लक्षण, तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो सकता है। ठीक है। पहला है व्यामोह, डिल्यूजन, यानी दूसरे को शक के नज़र से देखना। और भी बहुत चीज़ें आती हैं इसमें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए अलग से एक टॉपिक आएगा। विभ्रम, विभ्रम हेलुसिनेशन, ये ऑडिटरी भी होता है और विजुअल भी होता है। ऑडिटरी मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है और व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, व्यक्ति सही से बोल नहीं पाता है। कैटाटोनिक बिहेवियर, कैटाटोनिक, इसमें व्यक्ति एक ही मुद्रा में कई देर तक, मतलब काफी समय तक वो खड़ा ही रहता है या बैठा ही रहता है। संवेगों की न्यूनता, अपने संवेग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है। इतने इनमें से अगर कोई एक कम से कम 2 लक्षण पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, 1 माह से ऊपर हो, लगातार 1 माह से ऊपर बने हो। फिर पर्याप्त समय तक विभिन्न व्यवधानों में, मतलब जो विभिन्न कार्य हैं, सॉरी, पर्याप्त समय तक जो उसके कार्य हैं, जिससे उसका जो डेली वर्क है, जो उसका काम है, पढ़ाई लिखाई है या अगर ऑफिस वर्क है, तो उसमें लगातार व्यवधान होते रहना और अपना जो परफॉर्मेंस है उसमें लगातार कमी आते रहना, ये भी एक लक्षण है। ठीक है। और ये जो डिस्टरबेंस है वो कम से कम 6 महीने तक बनी हो, मतलब वो ऑफिस वर्क सही से ना कर पा रहा हो, 6 महीने लगातार बना हो, तब हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं सॉरी, कि अवसादी लक्षण, उसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स ना शामिल हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य चीज़ से परेशान है, वो किसी वजह से डिप्रेशन में है, कोई उसका बीलव्ड पर्सन चला गया है या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, तो उस लक्षण को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर ड्रग्स की वजह से है, कोई उसने मादक द्रव्य का सेवन कर रखा है, उसकी वजह से वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर इसके क्राइटेरिया में नहीं रखते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ऑटिस्टिक विकृति है अगर व्यक्ति को, जैसे बच्चे को कई बार ऑटिस्टिक प्रॉब्लम होती है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए फिर और ज़्यादा डायग्नोस की ज़रूरत होती है। केवल इतने के आधार पर हम उसको यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि
स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और क्राइटेरिया क्या है, और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मनोविकलता के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।